जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस आयुष में। हम लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे थे जिसमें हमारा मोशन का टॉपिक था। तो मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो उस क्लास का लिंक मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप उस क्लास को जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाली क्लास में दूरी और विस्थापन के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में। ये मोशन ही टॉपिक हमारी चल रही है। क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये मोशन, गति के बारे में। तो यह क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे कोई भी अगर कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कल दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़े थे। कि दूरी कभी भी हमारी शून्य नहीं हो सकती है। दूरी समय सदैव धनात्मक ही रहती है, मतलब पॉजिटिव रहती है। और विस्थापन जो होता है हमारा, वह पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। और दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। मतलब यह सदिश राशि होती है विस्थापन, और हमारी जो दूरी होती है यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे देखते हैं चाल और वेग के बारे में। तो हम लोग कल पढ़े थे दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी के बारे में पढ़े थे और विस्थापन के बारे में पढ़े थे। दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, मतलब स्पीड हो गया, नहीं डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे। विस्थापन जो होता है यह हमेशा मतलब शॉर्टकट रास्ता खोजता है, और दूरी होता है उसी रास्ते जो आपको रास्ता होगा वही पर रास्ता है। तो मैंने आपको बताया था कि दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, परंतु दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होती है। पर कभी कभी ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कभी कभी बराबर या हो सकते हैं। तो अगर आप इसी विस्थापन में समय से यदि आप भाग दे रहे हैं, यदि आप विस्थापन में समय से भाग दे देंगे तो यही हमारा बन जाता है वेग, वेलोसिटी। अगर इसी दूरी में आप समय से भाग दे रहे हैं, तो यह हमारा बन जाता है चाल। तो दूरी और चाल का सीधा संबंध होता है, और यहाँ विस्थापन और वेग का सीधा संबंध होता है। अब संगत पड़ी है तो असर तो पड़ेगा ही दोनों का। विस्थापन का असर वेग पर दिखता है और दूरी का असर हमारे चाल पर दिखता है, क्योंकि ये दोनों हैं साथी। और संगत का असर जरूर पड़ता है। बुरी संगत पर रहेंगे तो बुरी संगत की असर पड़ेगी, अच्छी संगत रहेगी तो अच्छी संगत का असर पड़ेगा। तो संगत का असर सबके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ भी है, दूरी नहीं दोस्ती की चाल से, तो दूरी का भी जो असर है वह हमारे चाल पर दिख जाता है। दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार चाल के लिए भी कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूरी हमारी एक अदिश राशि हो जाती है, उसी प्रकार हमारी चाल भी एक अदिश राशि हो जाती है। विस्थापन यह एक सदिश राशि होती है, वेग भी हमारी सदिश राशि हो जाती है। विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ जा रही है, उसी प्रकार हमारे वेग के लिए भी दिशा की आवश्यकता पड़ती है। विस्थापन कभी भी शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन कभी मतलब शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो हमारी वेग भी नेगेटिव पॉजिटिव और शून्य हो सकती है, परंतु दूरी सदैव पॉजिटिव रहती है, चाल भी सदैव पॉजिटिव ही रहती है। तो ये हो गया दोनों का संगत, हमारा दोनों का संगत। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें बताइएगा कोई एक कार है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है। 20 का समझ लीजिए, एक कार है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह जा रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक कार जा रही है। इसका चाल क्या होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु इसका वेग शून्य नहीं होगा इसका, क्योंकि विस्थापन नहीं है। इसका वेग भी शून्य नहीं होगा, परंतु इसमें दिशा क्या होगी? आप इसमें बताएंगे कि जो हमारी कार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा में जा रही है। कोई भी एक दिशा का नाम ले लीजिए। दिशा का नाम 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यह उत्तर दिशा में जा रही है, तो इसका ये हो जाएगा वेग। अगर यही सिर्फ हम कहेंगे, इसको काट देते हैं, सिर्फ हम यही कहें कि हमारी जो कार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो इसकी यह चाल हो जाएगी। आपको जो
गाड़ी में जो वो कांटा रहता है, जो स्पीड बताता है, वह चाल बताता है, ना कि वेग बताता है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं लंबी सफर पे आप जा रहे हैं, समझ लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पर दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको मतलब घर से तो बता दिए कि हाँ इतनी दूर पर ये है, मतलब समझ लीजिए आप मामा के घर जा रहे हैं, तो आपके पिताजी बता दिए कि ये मामा का घर यहाँ से बेटा 20 किलोमीटर है, तो आप 20 किलोमीटर तो आपको जाना है। उन्होंने आपको चाल बता दिया कि आपको 20 किलोमीटर यहाँ पर जाना है। आप 10 किलोमीटर गए, रास्ता भूल गए, 10 किलोमीटर गए, रास्ता भूल कर चौक आया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया। बुलाएंगे, किसी को पूछेंगे, भैया यहाँ पर जाना है, अपने मामा के घर जाऊंगा, आप बताएंगे कि मुझे यहाँ पर जाना है, अपने मामा के घर जाना है, तो बताएंगे अपने मामा के गांव का नाम, तो वो कहेंगे कि आप 5 किलोमीटर जाइए या 2 किलोमीटर जाइए, फिर इस दिशा में मुड़ जाइएगा। मतलब कहेंगे कि आप 5 किलोमीटर जाके दाएं बाएं पूर्व या पश्चिम में जो होगा वो बताएंगे कि आप इस तरफ मुड़ जाएंगे, तो वो आपको वेग बताएंगे, वो आपको वेग बताएंगे, ना कि आपको चाल बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको चाल के साथ साथ आपको ये बता रहे हैं कि आपको इस दिशा में मुड़ जाना है, आपको इस दिशा में चले जाना है। परंतु जो आपके पिताजी बताए थे, वो सिर्फ बताए थे कि आप 20 किलोमीटर आपको जाना है, तो उन्होंने चाल बताया, परंतु आप जिसने आदमी से पूछे वो आपको वेग बता दिया, वो आपको वेग बताया कि आप 5 किलोमीटर जाइए, फिर भैया हाँ इस तरफ लेफ्ट या राइट में मुड़ जाइएगा, वहां पर आपके माँ का घर मतलब आ जाएगा। तो उसने आपको वेग बताया। तो वेग में क्या होता है, वेग में दिशा की आवश्यकता पड़ती है, वेग में दिशा की आवश्यकता पड़ती है, वेग के लिए दिशा की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब कहेंगे ये तो हो गया, अब कोई वृत्तीय पथ पे कोई चीज घूम रहा है, हमारे चार्जर मोबाइल का चार्जर डाटा है, ये समझ लीजिए ये वही चीज है। अब ये इस तरह से घूम रहा है, तो आप इसका चाल क्या, मैंने बताया कि इसका चाल 20 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह घूम रहा है, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह घूम रहा है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका वेग वेग इसका शून्य नहीं होगा, परंतु इसका जो वेग है या 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय पथ पर इसका वेग जो है वेरिएबल है, इसका वेग वेरिएबल है। क्यों? इसका वेग बार बार बदल रहा है। क्यों? एक बार यह पूरब में जा रहा है, एक बार उत्तर में, एक बार दक्षिण में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आप तो सर ये तो है नहीं कि कोई पेपर में आएगा कि ये बताइए इसका वेग कितना है, तो आप ये कहेंगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा थोड़ी नहीं। आप कहेंगे वेरिएबल है या वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, या वृत्तीय पथ पर यह चक्कर लगा रहा है, यह वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो इसकी वेग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वृत्तीय पथ पर यह चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे ही समझ लीजिए, मैंने कहा कि एक हाथी है, वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह चल रहा है। मैंने कहा कि वह एक हाथी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दाएं बाएं बाएं और तरफ मुड़ गया, तो उसका यह वेग हो गया। मतलब दिशा की आवश्यकता होनी जरूरी है वेग में, परंतु हमारे चाल में दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हम देख लेते हैं कुछ इसके बारे में, आप इसको लिख भी लीजिएगा, हम लिखेंगे अब चाल के मतलब चाल की परिभाषा लिख लीजिए, चाल क्या होता है। एकांक समय में चली गई दूरी को एकांक समय में चली गई दूरी को दूरी को दूरी को चाल कहते हैं, दूरी को चाल कहते हैं। तो परिभाषा है, अगर आपके पेपर में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। और चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्यों? दूरी जो हमारी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, और सेकंड और समय का मात्रक हमारा सेकंड होता है। तो ये इसमें ये तो बटा का निशान है ही, तो आप चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे आप इसको ऐसे लिखें, बात तो एक ही होगी। तो मीटर प्रति सेकंड जो हमारे चाल का मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है, हमारे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है, क्योंकि वो भी उसी हिसाब से चलेगा, बस उसमें दिशा आप बता देंगे बस। तो ये हो गई हमारी एकांश में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, और यह एक अदिश राशि है। आदिश आदिश
आदिशा, इसमें दिशा है ही नहीं तो यह आदिश है, इसमें दिशा है, यह एक सदिश राशि हो जाती है। ये लिख देते हैं। विस्थापन के लिए क्या, वेग के लिए क्या होगा, यार हमें एक सा बन जा रहा है बार बार। एकांक समय में, एकांक समय में तय, एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन को, कुल विस्थापन को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर दूरी का सीधे संबंध आपको चार्ट से दिख रहा होगा, इसकी परिभाषा में दूरी आया और इसके संबंध में वेग है, तो इसकी परिभाषा में विस्थापन आया। मतलब अगर आप विस्थापन तय करेंगे आपको वेग हो जाएगा, अगर आप दूरी तय करेंगे तो आपका चाल हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी मात्रक जो होता है, इसका भी एसआई मात्रक जो होता है, यह मीटर प्रति सेकंड होता है और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। और हमारा जो चाल है यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं वेग के बारे में। चाल पढ़िए या वेग पढ़िए, बात एक ही होगी। चाल के बारे में कुछ है नहीं, हम लोग वेग के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वेग के बारे में। वेग, वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी। जो हमारी वेग होता है, वेग यह दो प्रकार की होती है, वेग हमारे दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रारंभिक वेग, एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। एक होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को हम लोग v से दर्शाते हैं। u को अगर आप बनाएंगे तो उसमें थोड़ा ऐसे पूंछ ये वाला निकाल दीजिए, देखो नहीं तो v और v एक ही तरह से दिखते हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा प्रारंभिक वेग होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं, अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी में होती है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को पहचानने में, प्रारंभिक वेग कितना है और अंतिम वेग कितना है, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी में ही आ जाती है कि अंतिम वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए एक कार है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के रेस से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वह चल रही है और उसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है। एक कार है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहे थे, परंतु उसकी जो स्पीड हो गई वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, इसका प्रारंभिक वेग हमारा u हो जाए, इसका प्रारंभिक वेग 50 हो जाएगा और उसका अंतिम वेग हो जाएगा v। क्यों, या जब मैंने इसको देखा था ये मतलब 50 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से आ रहे थे, फिर इसका स्पीड जो हो गया यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आई, 50 समझ लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आई और फिर मेरे पास से जब गुजरी वह सीधे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हो गई। तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, या जब मैंने इसको पहली बार देखा तो इसका वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, फिर जब ये चली गई मैंने इसको अंतिम बार देखा तो इसका जो वेग था वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। दुनिया में कोई भी चीज़ है वह रुकी हुई है, दुनिया में कोई भी चीज़ है। अब मैं देखता हूँ उसके बारे में कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग शून्य कब होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग शून्य कब होगा।
तो समझ लीजिए दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, वो रुकी हुई है। कोई भी चीज़ है, जब वो गति कर रही है, अगर आप कोई भी अपने आस-पास कोई भी चीज़ लीजिए, अगर आप कोई भी कुछ भी देख रहे हो जो गति कर रही है, उसका एक समय ऐसा रहा होगा कि वह रुकी होगी। आप चाहे बैलगाड़ी देखिए, गाड़ी देखिए, कोई व्यक्ति को देखिए, कुछ भी देखिए, अगर पेड़-पौधों को मत कहिएगा कि वह अभी रुका है, वो लोकोमोशन करता है, बस अपने स्थान पर रहकर ऐसे-ऐसे घूमता है। अपने स्थान पर ही रहकर घूमना, इस प्रकार पेड़-वेड़ इस प्रकार घूमते हैं, तो उसको लोकोमोशन है, वो गति नहीं कर रही है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर गति कर रही है तो उसका एक समय था वो रुका होता है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, कोई भी चीज़ हो। तो कोई भी चीज़ अगर ये रुकी हुई है, अगर विरामावस्था से यदि वह चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से यदि वह चलना प्रारंभ करती है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग हो जाता है, उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब प्रारंभिक अवस्था पर थी, वह रुकी हुई थी और उसका वेग शून्य ही था, उसका वेग शून्य ही था। तो अगर कोई भी चीज़ विरामावस्था में है, शून्य कब होगा? विरामावस्था में। विरामावस्था में प्रारंभिक वेग जो हमारा यू है, यू हमारा शून्य हो जाता है। विरामावस्था में प्रारंभिक वेग शून्य हो जाता है। अब कोई चीज़ अगर चल रही है, चलना तो स्टार्ट हो गई, रुकेगी भी तो कभी। जब वो रुकेगी, वही उसका अंतिम वेग होगा और वही उसका अंतिम वेग उसका शून्य हो जाएगा, वही उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। समझ लीजिए, वो रुकेगी तो उसका अंतिम वेग जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। अब ऐसे समझ लीजिए कोई कार है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे थे, मेरे पास वो ब्रेक लगा दिया, मेरे पास ब्रेक लगाने के बाद वो रुक गई। जब रुकी तो उसका अंतिम वेग तो शून्य ही हो जाएगा ना, उसका अंतिम वेग शून्य ही तो होगा। अब कोई समझ लीजिए कोई हवाई हवाई जहाज है, वह अपने एयरपोर्ट पे, कोई हवाई जहाज है वह एयरपोर्ट पे आकर मतलब रुकेगी तो उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा और प्रारंभिक वेग मुझे तो पता ही नहीं है कब वो चलने। कोई भी चीज अगर आप अपने सामने देखेंगे वो चलना प्रारंभ होती है, तभी आप उसका प्रारंभिक वेग बताएंगे। तो मान लीजिए एक राजधानी एक्सप्रेस है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, नहीं समझ लीजिए आप एक स्टेशन पर हैं और वो थी ट्रेन थी वह रुकी हुई थी। अब वो जो उसका वो पायलट वायलट रहेगा जो काम रहता है झंडी हिलाने का कि अब जाइए, तो कहेगा हाँ झंडी हिलाएगा, उसके बाद वो जाएगा। ट्रेन जब वहां पर से निकलेगी, रुकी हुई थी, जब वो ट्रेन वहां से निकलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जब आप वहां पर थे तो ट्रेन रुकी हुई थी, पर वहां आपके सामने से वह चलना प्रारंभ हुई तो उसका जब वो प्रारंभिक वेग था उसका शून्य था, फिर वो चलना प्रारंभ हुई ना। अब कहाँ जाए, कब जाए, अंतिम वेग उसका क्या होगा तो हमें क्या पता, अंतिम वेग हमें क्या पता। अब वो कहाँ पर जाएगा, रुकेगी कलकत्ता में रुके या ना रुके, अब वहां से सीधे ही चली जाए, अब पता नहीं कहाँ रुकेगी, तो उसका अंतिम वेग हमें तो नहीं पता। पर वो हमारे सामने से चलना शुरुआत हुई तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो शून्य हो जाएगा, प्रारंभिक वेग उसका शून्य हो जाएगा। अब मान लीजिए आप स्टेशन पर हैं, उसी स्टेशन पर हैं और एक कोई एक दूसरी ट्रेन है, वो आकर आपके जहाँ पर स्टेशन पर थे वहां पर वो ट्रेन रुक गई, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग उसका शून्य है। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको देखा तो वह आकर रुक गई और जब वहां से वो चल के आई तो उसका आप प्रारंभिक वेग नहीं जानते कि वहां पर से कितने स्पीड से वो चली, कितना नहीं चली, तो आप उसका प्रारंभिक वेग नहीं जान रहे। परंतु जब आपने उसको देखा वो रुका तो उसकी स्पीड जो उसका वेग हो गया वो शून्य होगा, उसका वेग शून्य होगा। तो कोई भी चीज है अगर वो विरामावस्था से चल रही है तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा और वो रुकेगी तो उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है, अंतिम वेग उसका शून्य हो जाता है। विराम से चलने पर शून्य होगा और ब्रेक लगा देगा, कोई भी गाड़ी को ब्रेक लगाएगा तो उसका अंतिम वेग जो हो जाएगा वो हमारा शून्य हो जाती है, अंतिम वेग शून्य। तो आप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है, कैसे पहचाने इसको। सबसे एक सरल तरीका है, अगर आपके पास सामने चलना शुरुआत की, अगर आप कहीं पर भी, वह आपके सामने से ही चलना, अब कभी कभी दोनों बराबर हो जाए, कभी कभी मतलब दोनों शून्य नहीं होते हैं। जैसे कि आप स्टेशन पर हैं, समझ लीजिए आप बस अड्डे पर आए, तो बस उस आती है तो एकदम धीम नहीं करती ना, आप बस अड्डे पर हैं, आपने बस को देखा कि 50 की स्पीड से आ रही थी, 40 की स्पीड से आ रही थी, आपके पास आते आते फिर उसने तेज कर लिया, 50 की स्पीड से चली गई, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हुआ? 40 की स्पीड से आई, अब फिर वह चली गई, 40 की स्पीड से आई और जाते समय उसका वेग हुआ 50 हो गया, तो उसका प्रारंभिक वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और उसका अंतिम वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह रुकी ही नहीं, क्योंकि आप जो उसका इंतजार कर रहे थे वो रुके,
कभी कभी होता है कि बस वाले रुकते हैं नहीं, बस आप सोचते हैं रुके 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 नहीं, सीधे निकल जाती है। आपको देखेंगे और तेज कर लेंगे, आपको देखेंगे और तेज कर लेंगे, तो 50 से 40 की स्पीड से आई, परंतु वो जब मैंने उसको अंतिम बार देखा तो वह 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से वह निकल गई। तो ये हमारा हो जाएगा प्रारंभिक और अंतिम वेग में हमारा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग आप इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। आप इसको और बढ़िया से पहचानेंगे। कल मैं इसका न्यूमेरिकल करूंगा। आप थोड़ा सा और देख लेते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण के बारे में देख लेंगे तो कल हम लोग सीधा न्यूमेरिकल कुछ करेंगे, तो आप उसके एकदम बढ़िया से समझ जाएंगे अंतिम वेग प्रारंभिक वेग में अंतर क्या होता है, उस कैसे पहचाने। बिना न्यूमेरिकल किए आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम वेग को बोलते हैं फाइनेंशियल वेलोसिटी। आप उसको इंग्लिश में भी याद रख लीजिए, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, हाँ दोस्तों, हम लोग चाल और वेग के बारे में देख लिए, और इसके बारे में अगर हम लोग कल न्यूमेरिकल करेंगे और त्वरण के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। कल त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा चाल और वेग था इसमें कुछ थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे और त्वरण का भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा ये फिजिक्स मोशन टॉपिक पूरा बढ़िया से एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।